फिल्म की शुरुआत 1960 में ह्यूस्टन से होती है, जहां छोटा जॉर्ज और उसका परिवार एक नए घर में रहने आता है। ये घर बहुत खराब हालत में है, यहाँ तक कि बिजली भी नहीं है। एक शाम उनकी माँ एक ही हैमबर्गर को 4 हिस्सों में बांट देती है। जॉर्ज बहुत भूखा होता है और तुरंत अपना हिस्सा खाना चाहता है, लेकिन उसकी बहन मैरी पहले प्रार्थना करने पर जोर देती है। जॉर्ज मन मारकर इंतजार करता है। प्रार्थना के बाद वह अपना हिस्सा एक ही बार में खा जाता है और कहता है कि वह इतना भूखा है कि मेज भी खा सकता है। मैरी यह देखकर कि उसका भाई अभी भी भूखा है, दयालुता से उसे अपने हिस्से का आधा दे देती है। वह हमेशा जॉर्ज में अच्छाई देखती है। उसी रात उनकी माँ जॉर्ज को सख्ती से बताती है कि वह एक और साल स्कूल में फेल नहीं हो सकता, क्योंकि आगे चलकर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वह उससे स्कूल में झगड़े न करने की विनती करती है। अगले दिन स्कूल में जॉर्ज को उसके गंदे कपड़ों की वजह से लोग घूरते हैं। क्लास में वह एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर उसके कपड़ों को देखकर उसे नजरअंदाज कर देती है और चमकदार जूते पहनने वाले एक दूसरे बच्चे को बुला लेती है। लंच के समय जॉर्ज अकेला बैठा होता है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, जबकि बाकी बच्चे खा रहे होते हैं। एक लड़का उसे तंग करता है और रोटी तक न खरीद पाने पर उसका मजाक उड़ाता है। वह उसे कुत्ते की तरह ट्रीट करता है और कहता है, यह ले, गंदी चीज चाहिए तो उठा ले। गुस्से में जॉर्ज उस लड़के के चेहरे पर मुक्का मार देता है। तभी टीचर आ जाती है और जॉर्ज वहां से भाग जाता है। जॉर्ज कहता है कि गुस्सा ही हर चीज का उसका जवाब था और वह खुद को लड़ने से रोक नहीं पाता था। कुछ साल बाद जॉर्ज अपने दोस्त के साथ एक बार के बाहर खड़ा होता है। एक नशे में धुत आदमी बाहर निकलता है और वे उसे लूटने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह आदमी पुलिस वाला है और यह सब एक जाल था। पुलिस आ जाती है और पीछा शुरू हो जाता है। जॉर्ज एक घर के नीचे छिपकर बच निकलता है। पुलिस कुत्ते के साथ आती है तो जॉर्ज खुद को गंदे पानी और गटर की गंदगी से ढक लेता है ताकि उसकी गंध न आए। ये तरीका काम कर जाता है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। घर लौटते समय जॉर्ज एक दुकान की खिड़की में टीवी पर जॉब कॉर्प का विज्ञापन देखता है। इसमें बताया जाता है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें मुफ्त खाना, रहने की जगह और काम की ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही पैसे भी मिलेंगे। जॉर्ज बहुत खुश होकर यह बात अपनी माँ को बताता है और कहता है कि वह जॉब कॉर्प जाना चाहता है। उसकी माँ उसका समर्थन करती है और कहती है कि उसमें उसकी सोच से कहीं ज्यादा काबिलियत है। वह कहती है कि अगर यह करना है तो सही से करना, बीच में छोड़कर वापस मत आना। कुछ दिन बाद जॉर्ज कैलिफोर्निया में जॉब कॉर्प पहुंचता है। गेट पर एक गार्ड उसे नियम समझाता है। अंदर जाते ही उसकी एक लड़के डेसमंड से बिस्तर को लेकर बहस हो जाती है। यह तो सिर्फ एक बिस्तर है यार। जॉर्ज अपने डफल बैग में एक नई कॉन्वर्स जूते की जोड़ी और अपनी माँ का लिखा एक नोट पाता है। डेसमंड उसे जलन भरी नजर से देखता है। इलेक्ट्रिकल क्लास में जॉर्ज को बहुत दिक्कत होती है। दूसरे छात्र उस पर हंसते हैं। जवाब में जॉर्ज सख्त नजर से उन्हें घूरता है, क्योंकि वह समस्याओं को ताकत से हल करने का आदी है। अगले दिन डेसमंड संगीत सुन रहा होता है और जॉर्ज पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा होता है। परेशान होकर जॉर्ज रिकॉर्ड प्लेयर का प्लग निकाल देता है। डेसमंड कहता है, क्या तुम्हें संगीत से कुछ दुश्मनी है? जॉर्ज जवाब देता है, शायद है। जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? डेसमंड अपनी जेब में रखी शराब की बोतल से घूंट लेकर जॉर्ज को पीने के लिए देता है, लेकिन जॉर्ज मना कर देता है। बातचीत के दौरान दोनों के बीच दोस्ती होने लगती है। डेसमंड जब जॉर्ज को खाने के हॉल में चलने का न्योता देता है तो जॉर्ज का मूड अच्छा हो जाता है। जॉर्ज अपनी माँ के दिए नए कॉन्वर्स पहनने के लिए उत्साहित होता है, लेकिन खाने के हॉल में पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके जूते चोरी हो गए हैं। डेसमंड उसे चोरी की रिपोर्ट करने की सलाह देता है। खाना खाने के बाद डेसमंड जॉर्ज को बताता है कि आज कैफेटेरिया में ज्यादा ब्राउनी उसी की वजह से है। उसे अंकों की अच्छी समझ है, इसीलिए उसे कैफेटेरिया में काम मिल गया। उसने ऑर्डर शीट बदल दी और बीन्स की जगह ज्यादा ब्राउनी मंगवा ली। तभी जॉर्ज एक लड़के को अपने चोरी हुए कॉन्वर्स जूते पहने देखता है। जैसे ही वह लड़का जॉर्ज की गुस्से भरी नजर देखता है, वह डर कर भाग जाता है और अपने कमरे में बंद हो जाता है। जॉर्ज पीछे नहीं हटता, दरवाजा तोड़ देता है और चोर को खिड़की से बाहर फेंकने ही वाला होता है। उसी समय डॉक शोर सुनकर आता है और लड़ाई रुकवा देता है। बाहर जॉर्ज अपने किए को सही ठहराने की कोशिश करता है। वह बताता है कि उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके वे जूते खरीदे थे जिन्हें चुरा लिया गया। डॉक उसे गाड़ी में बैठने को कहता है। गाड़ी में डॉक जॉर्ज को 2 विकल्प देता है, या तो उसे जेल भेजेगा या फिर घर वापस भेज देगा। डॉक कहता है कि यहाँ आने के बाद जॉर्ज ने 3 लोगों को मारा, एक दरवाजा तोड़ा और बहुत बदतमीजी की। डॉक उसे बस का टिकट देने के लिए पैसे भी देता है और उसे प्रोग्राम से निकालने को तैयार होता है। जॉर्ज डॉक से विनती करता है कि उसे बाहर ना निकाले। वह कहता है, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं नहीं सकता। घर चले जाओ मिस्टर ब्रदर्स, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जॉर्ज की हालत देखकर और दया महसूस करके डॉक उसे एक और मौका देने का फैसला करता है। वह जॉर्ज से पूछता है कि क्या उसने कभी बॉक्सिंग की है। जॉर्ज कहता है, बस सड़क की लड़ाइयाँ। डॉक समझाता है,
मैं लड़ाई की नहीं, बॉक्सिंग की बात कर रहा हूँ। बॉक्सिंग एक खेल है जिसके नियम होते हैं। डॉग, जो असल में एक बॉक्सिंग कोच होता है, जॉर्ज की ताकत को पहचान लेता है और उसे बॉक्सिंग क्लब में शामिल होने की सलाह देता है। वह मजाक में कहता है, तुम काफी बड़े और बदसूरत हो, बॉक्सिंग सीख लोगे। जॉर्ज खुशी खुशी मान जाता है। अगले दिन जिम में डॉग जॉर्ज को उसके स्पैरिंग पार्टनर से मिलवाता है। सामने वाला मजाक करता है जिससे जॉर्ज गुस्सा हो जाता है। डॉग उसे याद दिलाता है कि वे यहाँ एक दूसरे को मारने नहीं आए हैं। जॉर्ज रिंग में उतरता है। उधर डेसमंड, जो अंकों में अच्छा है, लोगों से दांव लगाने को कहता है। जैसे ही स्पैरिंग शुरू होती है, जॉर्ज पूरी ताकत से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तकनीक न होने की वजह से वह आसान निशाना बन जाता है और जल्दी ही गिर जाता है। आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं। शर्मिंदा होकर जॉर्ज बाहर चला जाता है और पंचिंग बैग पर इतनी जोर से मुक्का मारता है कि वह गिर जाता है। सब लोग चुप हो जाते हैं। लॉकर रूम में डॉग जॉर्ज को शांत करता है और बताता है कि 6 महीने पहले उसका प्रतिद्वंद्वी भी उतना ही अनाड़ी था जितना जॉर्ज अभी है। डॉग उसे भरोसा दिलाता है कि सही ट्रेनिंग से वह भी उसी स्तर तक पहुंच सकता है। जॉर्ज दूसरों की हंसी की बात करता है, लेकिन डॉग कहता है कि उसे लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। इसके बाद डॉग जॉर्ज को कड़ी ट्रेनिंग देना शुरू करता है और उसे अलग अलग बॉक्सिंग तकनीक सिखाता है। जॉर्ज को फुटवर्क और तालमेल में परेशानी होती है, लेकिन डॉग समझाता है कि बॉक्सिंग सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग का खेल भी है। एक दिन जॉर्ज घर फोन करता है। सब ठीक चलता है, लेकिन जब वह बताता है कि वह बॉक्सिंग सीख रहा है तो उसकी माँ नाराज हो जाती है। माँ कहती है, मुझे नहीं चाहिए कि तुम लड़ाई करो। जॉर्ज कहता है, मैं लड़ नहीं रहा, ये बॉक्सिंग है, ये नियमों वाला खेल है। माँ जवाब देती है, भगवान जानता है मैं नहीं चाहती कि तुम लड़ो। जॉर्ज गुस्से में कहता है, भगवान का इसमें क्या लेना देना है। उसी समय फोन का बैलेंस खत्म हो जाता है और कॉल कट जाती है। कुछ समय बाद जॉर्ज फिर उसी लड़के से मुकाबला करता है जिसने पहले उसे गिराया था। इस बार मुकाबला बिल्कुल अलग होता है। कुछ ही सेकंड में जॉर्ज उसे नॉकआउट कर देता है। डॉग उसकी तेज तरक्की देखकर बहुत प्रभावित होता है। जॉर्ज डॉग के ऑफिस में जाता है और जानता है कि डॉग कभी प्रोफेशनल बॉक्सर था जिसने अपनी पहली 24 फाइट्स जीती थी। बाद में उसे मजबूरी में बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी और दूसरी वर्दी पहननी पड़ी। जॉर्ज बॉक्सिंग मैगजीन से जो फ्रेजियर का एक आर्टिकल दिखाता है और कहता है कि वह वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता है। डॉग उसकी लगन देखकर उसे समझाता है कि उसे जमीन से जुड़ा रहना चाहिए और प्रोफेशनल बनने के लिए बहुत लंबी और कड़ी ट्रेनिंग चाहिए। जब जॉर्ज अगले ओलंपिक के बारे में पूछता है तो डॉग बताता है कि ओलंपिक अगले साल हैं, लेकिन जॉर्ज को मुकाबला करने लायक बनने में अभी 5 साल और लगेंगे। 5 साल? जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब भी तुम्हारे पास ऐसा पंच होगा जैसा मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन चाहे तुम किसी भी इंसान से ज्यादा मेहनत करो, फिर भी अगले साल ओलंपिक तक पहुंचना नामुमकिन है। कहानी अगले गर्मी के मौसम में पहुंचती है। जॉर्ज अब 19 साल का है और सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग के बाद वह एक अनुभवी सोवियत बॉक्सर का सामना करता है। कमेंटेटर उसकी जीत पर शक करते हैं, लेकिन उसका परिवार घर पर टीवी से चिपका हुआ उसे गर्व से देखता है। जॉब कॉर्प्स के सभी लोग जॉर्ज के समर्थन में खड़े होते हैं, यहाँ तक कि उसकी माँ भी, जो हिंसा के खिलाफ थी, अपने बच्चों के साथ टीवी के सामने बैठ जाती है। जॉर्ज जोरदार मुक्के मारता है और आसानी से मुकाबला जीतकर गोल्ड मेडल हासिल कर लेता है। उसकी जीत उसकी माँ के लिए मिली जुली भावनाएं लाती है, क्योंकि वह खेल की हिंसा से परेशान होती है। वहीं जॉर्ज खुशी से अमेरिकी झंडा उठाकर लहराता है। उसके भाई बहन हैरान होकर देखते हैं कि उनका भाई इतनी कम उम्र में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुका है। अगले दिन जॉर्ज अपने गले में गोल्ड मेडल डालकर गर्व से अपने मोहल्ले में घूमता है। वहां उसकी मुलाकात एक पुराने साथी से होती है जो उसे लड़ाई के बाद अमेरिकी झंडा उठाने के लिए आलोचना करता है। वह दूसरे अश्वेत खिलाड़ियों के विरोध प्रदर्शन से इसकी तुलना करता है और जॉर्ज पर उनके मुद्दे का अपमान करने का आरोप लगाता है। निराश और दुखी होकर जॉर्ज अपनी माँ के पास जाता है और बताता है कि लोग उसे गद्दार कहकर बुलाते हैं। इससे वह थक चुका है। उसकी माँ उसे दिलासा देती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ, जो चाहो खाओ। जॉर्ज कहता है, मुझे भूख नहीं है। माँ कहती है, भगवान करे मैं आज ही मर जाऊं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये बात तुमसे सुनूंगी। माँ के सहारे से जॉर्ज तय करता है कि वह चैंपियनशिप बेल्ट जीतेगा ताकि सबका सम्मान पा सके। माँ पूछती है, तुम लड़ते रहोगे? तुम्हें चोट लग सकती है। जॉर्ज जवाब देता है, क्या आपने मुझे देखा नहीं? वे मुझे चोट नहीं पहुंचाते, मैं उन्हें चोट पहुंचाता हूँ। एयरपोर्ट पर जॉर्ज एक खूबसूरत लड़की को देखता है जो एक स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ रही होती है, जिसके कवर पर उसी की तस्वीर होती है। वह उससे बात करने लगता है। लड़की का नाम पाउला होता है। जब उसकी फ्लाइट की घोषणा होती है तो वह जल्दी में जाने लगती है। जॉर्ज उसका नंबर लेने की कोशिश करता है। पाउला मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारा फुटवर्क तुम्हारी पिकअप लाइन से बेहतर है। वह जॉर्ज से कहती है कि वह अपना नंबर लिख दे। जॉर्ज थोड़ा घबरा जाता है और कहता है,
नंबर तो मुझे मांगना चाहिए था। पाउला कहती है, क्या मैं ऐसी लगती हूँ जो फोन के पास बैठकर इंतजार करे? जॉर्ज अपना नंबर लिख देता है। उसके जाने के बाद वह खुद से कहता है, नहीं यार, पीछे मत हट। जिम में वापस डॉग जॉर्ज को अपनी नई टीम से मिलवाता है। डिक सैडलर, उसका प्रमोटर, और आर्ची मूर, जो पहले लाइट हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। आर्ची कहता है, जिस सुबह तुम चैंपियनशिप के लिए उठते हो, हवा अलग लगती है, सूरज अलग दिखता है, और उस दिन इस धरती पर सिर्फ 2 आदमी मायने रखते हैं, और उनमें से एक तुम होते हो। जैसे जैसे जॉर्ज हेवीवेट खिताब की ओर बढ़ता है, वह एक एक करके अपने विरोधियों को हराता जाता है। हर जीत उसे उसके सपने के और करीब ले जाती है। वह अपने कोच की देखरेख में लगातार आगे बढ़ता है। कोच की देखरेख में जॉर्ज, जो फ्रेजियर से मुकाबले की तैयारी करता है। इसी दौरान पाउला जॉर्ज को फोन करती है और दोनों के बीच रिश्ता शुरू हो जाता है। वह उसकी फाइट्स में नियमित रूप से आने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड का हौसला बढ़ाती है। जॉर्ज का रिकॉर्ड 22 जीत और 0 हार हो जाता है। कुछ समय बाद जॉर्ज और पाउला की शादी हो जाती है। क्या तुम इस महिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? जॉर्ज मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल करता हूँ। अपनी 36वीं जीत के बाद कोच घोषणा करता है कि जॉर्ज अब टाइटल फाइट के लिए तैयार है। बड़ा दिन जमैका में आता है, जहां जॉर्ज फोरमैन और जो फ्रेजियर के बीच खिताबी मुकाबला होता है। जॉर्ज को कमजोर माना जाता है क्योंकि फ्रेजियर ने 2 साल पहले मोहम्मद अली को हराया था। ज्यादातर लोग नहीं मानते कि जॉर्ज जीत सकता है। भीड़ पूरे जोश से फ्रेजियर का नाम चिल्लाती है। पहले ही राउंड में जॉर्ज को फ्रेजियर का जोरदार लेफ्ट हुक लगता है, लेकिन वह भी ताकतवर बॉडी शॉट्स से जवाब देता है। फ्रेजियर एक और मशहूर लेफ्ट हुक मारता है, लेकिन राउंड खत्म होने से ठीक पहले जॉर्ज एक जबरदस्त अपरकट मारता है और फ्रेजियर गिर जाता है। तभी घंटी बज जाती है, जिससे फ्रेजियर को संभलने का समय मिल जाता है। इसके बाद जॉर्ज लगातार अगले राउंड्स में दबदबा बनाए रखता है और फ्रेजियर को कई बार गिराता है। आखिरकार रेफरी को फाइट रोकनी पड़ती है। सबको हैरानी होती है और जॉर्ज को दुनिया का नया हेवीवेट चैंपियन घोषित कर दिया जाता है। आफ्टर पार्टी में जॉर्ज चारों ओर से तारीफ और पत्रकारों से घिरा होता है। इसी बीच उसकी नजर एक आकर्षक महिला पर पड़ती है। वह डेसमंड से भी मिलता है और उसे अपना फाइनेंशियल मैनेजर बनने का ऑफर देता है, क्योंकि उसे अंकों की अच्छी समझ है। हैरान लेकिन खुश होकर डेसमंड मान जाता है और अपनी शराब फेंक देता है, क्योंकि जॉर्ज कहता है कि उसने पीना छोड़ दिया है। बाद में जॉर्ज अपने होटल के कमरे में लौटता है, जहां वही महिला उसके बिस्तर पर होती है। उलझन के बावजूद जॉर्ज उसे रुकने देता है और दोनों के बीच नजदीकी हो जाती है, लेकिन पत्नी को धोखा देने का एहसास जॉर्ज को बहुत बेचैन कर देता है। अगली सुबह जॉर्ज टीवी पर एक इंटरव्यू देखता है, जिसमें मोहम्मद अली उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह उसे एक मुक्के में फिर से झुग्गी में भेज देगा। ये सुनकर जॉर्ज बहुत गुस्सा हो जाता है। कुछ महीनों बाद जॉर्ज अपने आलीशान बंगले में परिवार की पार्टी रखता है। वह गर्व से अपनी मां को अपनी कारों का कलेक्शन दिखाता है और कहता है कि हर कार की अपनी अलग पहचान है, इसलिए उसे 5 कारें चाहिए। वह अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन पत्नी पाउला से उसका व्यवहार ठंडा रहता है। खाने से पहले उसकी माँ सबको भगवान का शुक्रिया अदा करने को कहती है। जॉर्ज कहता है, माँ, खाने के लिए तो भगवान का शुक्रिया। खाने के दौरान उसकी बहन मैरी बताती है कि वह माँ बनने वाली है। डेसमंड बताता है कि उसने जॉर्ज के सारे पैसे मजबूत शेयरों में लगा दिए हैं। जॉर्ज कहता है, मजबूत शेयर, यह सुनने में अच्छा लग रहा है। इसी बीच पाउला फोन उठाने के लिए अलग जाती है, लेकिन कॉल पर जॉर्ज की एक प्रेमिका होती है। पाउला जॉर्ज से इसका जवाब मांगती है। वह कहती है, तुमसे मिलने से पहले मैं ठीक थी। जॉर्ज जवाब देता है, तो अब तुम्हें यह जिंदगी पसंद नहीं है? मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है। पाउला कहती है, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। जॉर्ज उसकी आंखों में देख भी नहीं पाता। इसके बाद जॉर्ज मोहम्मद अली से लड़ने के लिए कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जाता है। वहां अली को हीरो की तरह पूजा जाता है और ज्यादातर लोग उसी का समर्थन करते हैं। होटल में जॉर्ज देखता है कि अली मशहूर लोगों की भीड़ को हंसाते हुए स्टैंड अप की तरह मजाक कर रहा है और जॉर्ज का मजाक उड़ाता है। अली कहता है, तितली की तरह उड़ो, मधुमक्खी की तरह डंक मारो। इसके हाथ वहां नहीं पहुंच सकते जहां इसकी आंखें नहीं देख पाती। अब दिख रहा हूं, अब नहीं दिख रहा। अली मजाक में कहता है कि जॉर्ज सोचता है वह जीत जाएगा, लेकिन उसे यकीन है कि जॉर्ज नहीं जीत पाएगा। वह कहता है कि खेल पत्रकारों को उसे कम आंकने का पछतावा होगा। जब जॉर्ज दर्शकों के पास आता है, सबको लगता है कि वह जवाब देगा, लेकिन जॉर्ज चुपचाप वहां से चला जाता है। अली दर्शकों का मनोरंजन करता रहता है। लोग कहते हैं, अगर जॉर्ज ऐसे ही बॉक्सिंग करेगा जैसे इंटरव्यू देता है, तो रात बहुत छोटी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अली के लिए अफसोस हो रहा है, क्योंकि फोरमैन उसे मुर्दा घर भेज सकता है। मोहम्मद अली की जबरदस्त लोकप्रियता के कारण भीड़ अली बोमाए के नारे लगाती है, जिसका मतलब है अली, उसे मार दो। फिर भी कमेंटेटर कहते हैं कि फ्रेजियर पर
फोरमैन की जबरदस्त जीत के बाद अली के जीतने की संभावना कम है। जैसे ही फाइट शुरू होती है, जॉर्ज कंट्रोल ले लेता है और कई जोरदार मुक्के मारता है। अली तितली की तरह घूमता है और मधुमक्खी की तरह वार करता है। अली की लगातार तानेबाजी जॉर्ज को और गुस्सा दिलाती है। बस इतना ही है, जॉर्ज, उन्होंने कहा था तुम बहुत खतरनाक हो। पूरी फाइट में जॉर्ज अली को रस्सियों के पास दबाकर जोरदार मुक्के मारता है। अली अपनी शानदार रक्षा दिखाता है और बीच बीच में पलटवार करता है, लेकिन जॉर्ज की ज्यादा आक्रामकता उसकी ताकत खत्म करने लगती है। राउंड बढ़ने के साथ वह थकने लगता है, जबकि अली काफी तरोताजा रहता है। ब्रेक के दौरान डिक और आर्ची जॉर्ज से दबाव बनाए रखने को कहते हैं, लेकिन डॉग जॉर्ज की थकान और धीमी चाल देखकर चिंतित हो जाता है। 8वें राउंड तक साफ हो जाता है कि जॉर्ज पूरी तरह थक चुका है। अली हमला तेज कर देता है और कई जोरदार मुक्के मारता है। अंत में वह जॉर्ज को गिरा देता है और नॉकआउट से जीत जाता है। यह जॉर्ज की पहली हार होती है। भीड़ अपने हीरो मोहम्मद अली की जीत पर खुशी से झूम उठती है। हार के बाद जॉर्ज अपनी जिंदगी पर सोचता है और समझता है कि उसका गुस्सा ही उसे अंधा कर रहा था। वह अपनी पत्नी पावला को फोन करता है और वादा करता है कि अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन पावला बहुत आहत होती है और उसे तलाक के कागजों पर साइन करने को कहती है। जॉर्ज अपनी माँ के पास जाता है और बताता है कि उसने डिक और आर्ची को निकाल दिया है, क्योंकि वह हार के लिए उन्हें जिम्मेदार मानता है। उसकी माँ उसका साथ देती है और उसे सांत्वना देती है। अपनी ताकत साबित करने और खोया हुआ गर्व वापस पाने के लिए जॉर्ज एक ही दिन में 5 बॉक्सरों से लड़ने का फैसला करता है। ये बात सबको अजीब लगती है। डॉक उसे समझाता है कि यह बहुत खतरनाक फैसला है और उसे छोड़ देना चाहिए। इस इवेंट में मोहम्मद अली कमेंटेटर बनकर आता है और मजाक करता है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, भीड़ अली का नाम चिल्लाने लगती है। गुस्से में जॉर्ज अली को दोबारा मुकाबले की चुनौती देता है और दोनों में बहस हो जाती है। इन सबके बावजूद जॉर्ज 5 बॉक्सरों को हरा देता है और 3 को नॉकआउट कर देता है, जिससे उसकी ताकत और हिम्मत साफ दिखती है। फाइट के बाद ड्रेसिंग रूम में डॉग जॉर्ज से पूछता है कि एक दिन में 5 लोगों से लड़कर वह क्या साबित करना चाहता है। वह सलाह देता है कि जॉर्ज को फिर से एक मुकाबला करना चाहिए। तभी अचानक अस्पताल से फोन आता है। जॉर्ज को पता चलता है कि उसकी गर्भवती बहन मैरी को खून बहना शुरू हो गया है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया है। जॉर्ज कहता है, जो भी खर्च हो मैं दूंगा, हमें सबसे अच्छे डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर कहते हैं, हमारे पास सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन बच्चे को एक चमत्कार चाहिए, हमें प्रार्थना करनी होगी। डॉक्टर इलाज करते हैं और पूरा परिवार प्रार्थना करता है। टूट चुका जॉर्ज बाहर जाकर भगवान से पूछता है कि उसने उसकी बहन के बच्चे को क्यों चुना, जबकि मैरी सबसे अच्छी इंसान है। वह भगवान से विनती करता है कि अगर किसी की जान लेनी ही है तो उसकी ले ले। अगली सुबह उसकी माँ उसे जगाती है। वे मैरी के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि उसके पास एक स्वस्थ बच्चा है। यह ऐसा चमत्कार है जिसे डॉक्टर भी समझा नहीं पाते। अपने भतीजे को देखो, छोटा जॉर्ज। जॉर्ज कहता है, छोटा जॉर्ज? माँ कहती है, हाँ, मैंने कहा था ना कि तुमने प्रार्थना की थी, तुमने जो कहा उसका असर हुआ। अगले दृश्य में जॉर्ज जिमी यंग के खिलाफ फाइट में संघर्ष करता है और सर्वसम्मति से हार जाता है। ड्रेसिंग रूम में एक कोच जॉर्ज की कड़ी आलोचना करता है और कहता है कि वह अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। मोहम्मद अली से दोबारा मुकाबले का मौका जॉर्ज खो देता है। वह बहुत थका हुआ होता है और गर्मी की वजह से उसे हीट स्ट्रोक हो जाता है। उसी हालत में जॉर्ज को एक आवाज सुनाई देती है, जॉर्ज, मैंने कहा था तुम कुछ नहीं हो। किसने कहा? मरे हुए। यह सुनते ही जॉर्ज बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो डॉक उसे बताता है कि सबको लगा था वह मर गया है। जॉर्ज कहता है, यीशु मसीह मेरे अंदर जिंदा है। डॉक हंस पड़ता है। कुछ दिनों बाद जॉर्ज बपतिस्मा, धार्मिक दीक्षा लेता है। उसके बाद वह चर्च में बोलता है। वह घबराया हुआ होता है और लोगों को बताता है कि उसने कैसे भगवान को पाया। भीड़ में बैठी एक लड़की ध्यान से उसकी बात सुन रही होती है। उसे देखकर जॉर्ज शांत हो जाता है। वह घोषणा करता है कि अब वह अपनी जिंदगी भगवान को समर्पित करेगा और पादरी प्रचारक बनेगा। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। डॉक को जॉर्ज का यह अचानक बदलाव नकली लगता है और वह नाराज हो जाता है। जॉर्ज कहता है, आपने कहा था कि आपने एक वर्दी छोड़कर दूसरी पहनी, मैं भी वही कर रहा हूँ। डॉक जवाब देता है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। जॉर्ज कहता है, मेरे पास भी नहीं था। इसके बाद जॉर्ज मोहम्मद अली से मिलने जाता है। अली हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाता है। जॉर्ज कहता है, मैं यहाँ यह कहने नहीं आया कि मुझे यीशु मिल गए। अली हंसकर कहता है, तुम्हें यीशु मिल गए? बधाई हो, मुझे नहीं पता था कि वे खो गए थे। जॉर्ज बताता है कि वह पहले अली से इतना गुस्सा था कि उसे मार देना चाहता था, लेकिन अब वह माफी मांगने आया है। अली कहता है, सीधी बात करो, तुम्हें रीमैच चाहिए ना? वह कहता है कि अगर जॉर्ज एक और फाइट जीते
तो वह उसे फिर टाइटल का मौका देगा। जॉर्ज कहता है, प्रभु की जय। अली समझता है कि जॉर्ज मजाक नहीं कर रहा। दोनों के बीच दिल से बात होती है और वे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद जॉर्ज अपनी पूर्व पत्नी और बच्चों से मिलता है और अपने पुराने बर्ताव के लिए दिल से माफी मांगता है। अगली बार चर्च में वह उसी लड़की से बात करता है जिसे उसने पहले देखा था। लड़की को यकीन नहीं होता कि एक पूर्व बॉक्सर सच में पादरी बन सकता है। जवाब में जॉर्ज माइक उठाता है और चर्च के बाहर जाकर लोगों को भगवान का रास्ता दिखाने लगता है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह शांत रहता है। एक आदमी कहता है, क्या भगवान ने तुम्हें बदला? दूसरा कहता है, नहीं, जिमी यंग ने बदला जिसने तुम्हें बुरी तरह हराया था। लड़की दूर से यह सब देखती है और उसकी सच्चाई से प्रभावित होती है। बाद में लंच पर वह जॉर्ज से माफी मांगती है और कहती है कि उसकी पुरानी छवि की वजह से उसे शक था। अब वह अपना नाम मैरी बताती है। दोनों के बीच आकर्षण पैदा हो जाता है। जॉर्ज मैरी को एक पुराना बंद पड़ा चर्च दिखाता है और बताता है कि वह इसे खरीद कर अपना चर्च बनाना चाहता है। 7 साल बाद जॉर्ज का सपना पूरा हो जाता है। वह अपने चर्च में उपदेश देता है। उसकी पत्नी मैरी और उनके बच्चे उसके साथ होते हैं। एक दिन एक महिला अपने पोते को लेकर आती है और जॉर्ज से उसे ट्रेनिंग देने को कहती है, क्योंकि लड़का गलत संगत में पड़ गया है। जॉर्ज मना कर देता है और कहता है कि उसे बाइबल से रास्ता दिखाइए। एक हफ्ते बाद जॉर्ज टीवी पर देखता है कि वही लड़का अपराध के आरोप में गिरफ्तार हो गया है। जॉर्ज को बहुत अफसोस होता है कि उसने मदद नहीं की। जॉर्ज एक पुरानी इमारत देखता है और अपने फाइनेंशियल मैनेजर से उसे खरीदने को कहता है। डेस्मंड अब भी शराब की लत से जूझ रहा होता है। वे उस जगह को ठीक करते हैं और कुछ महीनों में वहां एक जिम चलने लगता है। जॉर्ज कई कोच रखता है और जिम का एक हिस्सा मोहम्मद अली स्टडी हॉल के नाम पर रखता है। लेकिन 1 साल बाद क्लास के दौरान अचानक बिजली कट जाती है। बिजली कंपनी बताती है कि कोई बिल नहीं भरा गया। उससे भी बुरा, डेस्मंड गायब होता है। जॉर्ज बैंक जाता है और पता चलता है कि डेस्मंड ने सारा पैसा बहुत जोखिम भरे शेयरों में लगा दिया था, जो अब डूब चुके हैं। अकाउंट खाली हो चुका होता है। जॉर्ज गुस्से में कहता है, उसने कहा था पैसे सुरक्षित जगह लगाए हैं। बैंक कहता है, ये सब जुआ था। बैंक उसकी संपत्ति, यहाँ तक कि उसकी माँ का घर भी जब्त करने की धमकी देता है। गुस्से में जॉर्ज पूरा शहर डेस्मंड को ढूंढने में लगा देता है। उसकी माँ उसे माफ करने की सलाह देती है। आखिरकार जॉर्ज डेस्मंड को एक बार में ढूंढ लेता है। डेस्मंड भागने की कोशिश करता है। जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और गुस्से में लगभग मार ही देता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वह फिर उसी पुराने इंसान में बदल रहा है। जॉर्ज डेस्मंड को माफ कर देता है। अपनी आर्थिक हालत संभालने के लिए वह सॉस के विज्ञापन में काम करता है और अपना सामान बेचने लगता है। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद उसकी पत्नी मैरी बताती है कि हालात अभी बहुत खराब हैं। बैंक उसकी संपत्ति जब्त करना शुरू कर देता है। इन सब से जॉर्ज बहुत उदास हो जाता है। वह अपने पुराने बॉक्सिंग के सामान को निकालता है और एक बार फिर अपने बॉक्सर वाले अतीत से जुड़ने की कोशिश करता है। वह मैरी से कहता है कि उसने आने वाले रविवार का प्रवचन किसी दोस्त को देने के लिए कहा है, क्योंकि उसे लगता है कि जब उसने सब कुछ खो दिया है तो वह सही जिंदगी की बातें नहीं कर सकता। जॉर्ज फिर से लड़ना चाहता है, लेकिन मैरी इसके खिलाफ है। उसे डर है कि जॉर्ज का पुराना गुस्सा वापस आ सकता है। जॉर्ज कहता है, मुझे बस 2 ही काम आते हैं, बॉक्सिंग और प्रचार करना। मैरी जवाब देती है, प्रचार से बिल नहीं भरते। जॉर्ज डॉक के पास जाता है और उससे दोबारा ट्रेनिंग देने को कहता है। डॉक पहले मना कर देता है और याद करता है कि जब जॉर्ज ने बॉक्सिंग छोड़ी थी तो उसे कितना दुख हुआ था। वह बताता है कि जब जो लुइस ने वापसी की कोशिश की थी तो मार्सियानो ने उसे लगभग मार ही डाला था। डॉक कहता है, जो लुइस ने ऊपर से शुरुआत करना चाहिए, लेकिन तुम नीचे से शुरू करोगे। तुम बूढ़े हो चुके हो, लोग हमें तमाशा कहेंगे। जॉर्ज कहता है, अगर हम जीतते रहे तो नहीं कहेंगे। फिर जॉर्ज वही शब्द दोहराता है जो कभी डॉक ने उसे सिखाए थे। उस सुबह हवा अलग लगेगी, सूरज अलग दिखेगा और इस पूरी दुनिया में सिर्फ 2 आदमी मायने रखेंगे और हम दोनों होंगे। यह सुनकर डॉक की आंखें चमक उठती हैं। वह कहता है कि पहले जॉर्ज को वजन कम करना होगा, फिर ट्रेनिंग शुरू होगी। जोश से भरा जॉर्ज अपने पुराने जिम कपड़ों में घुसने की कोशिश करता है और मजाक में कहता है, लगता है मेरे जिम कपड़े सिकुड़ गए हैं। वह अपने बेटे के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है। लोग कहते हैं, जॉर्ज धीरे करो, दिल का दौरा पड़ जाएगा। वर्कआउट उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैरी उसे डाइट में मदद करती है और उसे संभालती है। कई महीनों की मेहनत के बाद जॉर्ज सही वजन पर आ जाता है और पूरी ट्रेनिंग के लिए डॉक के पास लौटता है। स्पैरिंग के दौरान जॉर्ज की रफ्तार कम होती है और वह सामने वाले के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। डॉक उसे भरोसा दिलाता है कि वे उसकी स्टाइल को बदलेंगे और नई तकनीक अपनाएंगे। एक रात मैरी को एक बहुत साफ सपना आता है। सुबह वह जॉर्ज को बताती है कि सपने में भगवान ने उससे बात की और उसे दिखाया कि जॉर्ज फिर से हैवीवेट चैंपियन बन रहा है। भगवान तुम्हें
तुम्हें उस रिंग के बीच में ऊपर उठाएगा ताकि तुम लाखों लोगों के सामने उसका नाम ऊंचा कर सको। अपनी वापसी की फाइट से पहले डॉक कहता है कि जीतने के लिए जॉर्ज का पुराना गुस्सा जरूरी है, लेकिन जॉर्ज जोर देता है कि वह गुस्से में आए बिना लड़ेगा। यह लड़ाई नहीं है, यह बॉक्सिंग है, यह एक खेल है। जॉर्ज स्टीव जॉस्की के खिलाफ रिंग में उतरता है। वह डॉक से कहता है कि उसे इतने लोगों के सामने अपना रोब उतारने में डर लग रहा है। डॉक कहता है, पिछली बार लोगों ने तुम्हें सुपरमैन की तरह देखा था। जॉर्ज जवाब देता है, अब मैं मिशेलिन मैन जैसा दिखता हूँ। डॉग कहता है, यह कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है। सब लोग देखते हैं कि जॉर्ज काफी मोटा हो गया है। फाइट शुरू होती है। जॉर्ज बहुत शांत रहता है, यहाँ तक कि घंटी बजने के बाद मुक्का खाने पर भी वह गुस्सा नहीं करता। दूसरे राउंड के बाद जॉर्ज अपना असली रूप दिखाता है और पूरी तरह हावी हो जाता है। वह जॉस्की को लड़ने का कोई मौका नहीं देता। जब सामने वाला जवाब नहीं दे पाता तो जॉर्ज खुद रेफरी से फाइट रोकने को कहता है। फाइट रोक दो, यही तुम्हारा काम है। जॉर्ज की शानदार वापसी की खबर फैल जाती है। लोग उसे मोटे, बूढ़े, गंजे लोगों का हीरो कहने लगते हैं। यह सिर्फ बॉक्सिंग में ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में भी बड़ी वापसी होती है। लगातार 24 जीत के बाद 42 साल का जॉर्ज मौजूदा चैंपियन इवॉन्डर होलीफील्ड से भिड़ता है। इस मुकाबले को जंग ऑफ द एजेस कहा जाता है। जॉर्ज पूरी कोशिश करता है लेकिन सर्वसम्मति से हार जाता है। फाइट के बाद जब वह बैंक जाता है तो बैंक के कर्मचारी उसके लिए तालियां बजाते हैं। भले ही वह मैच हार गया हो, लेकिन उसे HBO से $12 मिलियन मिलते हैं। यह सुनकर जॉर्ज हैरान रह जाता है। पैसों के बावजूद वह मैरी से कहता है, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैरी कहती है, शायद मैंने गलत सुना। जॉर्ज जवाब देता है, नहीं, तुमने सही सुना। उसने अपना काम कर दिया है, अब हमें अपना काम करना है। 3 साल बाद माइकल मोर होलीफील्ड को हराकर चैंपियन बनता है और जॉर्ज फिर से दावेदार बन जाता है। अब जॉर्ज 45 साल का होता है। कोई नहीं मानता कि 26 साल के ताकतवर माइकल मूर के खिलाफ जॉर्ज की कोई उम्मीद है। मूर 30 नॉकआउट जीत वाला, बाएं हाथ से लड़ने वाला पहला हेवीवेट चैंपियन होता है। माइकल मूर का रिकॉर्ड अब तक अजेय होता है और उसकी ताकत उसे बहुत खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती है। सब कहते हैं, ऐसे आदमी को कैसे हराया जा सकता है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, शुरुआती राउंड्स में मूर पूरी तरह हावी रहता है और जॉर्ज किसी तरह खुद को संभाले रहता है। जॉर्ज के जिम में मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि उसकी माँ भी, उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं। 9वें राउंड के बाद उसके कोने में मौजूद लोग कहते हैं कि उसे हार मान लेनी चाहिए। दुनिया के सबसे अच्छे बॉक्सर के खिलाफ 9 राउंड लड़ना कोई शर्म की बात नहीं है बेटा। लेकिन 10वें राउंड में जॉर्ज एक जबरदस्त दाहिना मुक्का मारता है जिससे मूर जमीन पर गिर जाता है। सभी उम्मीदों के खिलाफ जॉर्ज फोरमैन खिताब जीत जाता है और इतिहास का सबसे उम्र दराज हेवीवेट चैंपियन बन जाता है। धन्यवाद, ओह धन्यवाद, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। फिल्म अंत में बताती है कि 45 साल की उम्र में जॉर्ज ने 20 साल पहले खोया हुआ हेवीवेट खिताब फिर से जीत लिया था। जॉर्ज और मोहम्मद अली अच्छे दोस्त बन गए और अली की जिंदगी के आखिरी समय तक लगभग हर दिन फोन पर बात करते रहे। 1998 में चार्ल्स डॉक ब्रॉयस को वर्ल्ड बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल 1998 में चार्ल्स डॉक ब्रॉयस को वर्ल्ड बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आज जॉर्ज फोरमैन अपने चर्च में प्रचार करता है और ह्यूस्टन में अपना यूथ सेंटर चलाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये फिल्म और जॉर्ज फोरमैन का करियर कैसा लगा।